हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर में जो है हम जो है इसके बारे में जो पूरा विस्तार पूर्वक जो है पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं जो है आप लोगों को क्लास 7th की हिस्ट्री जो है बहुत जल्द ही इसके जो है एक बेस्ट नोट्स के साथ जो है आपको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इसका कंटेंट रेडी करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। देखो, अगर मैं चाहती तो ऐसे ही कुछ भी पढ़ा देती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको इतनी बेस्ट तरीके से पढ़ें कि वो जो है अगर क्वेश्चन उससे पूछा जाए तो वो बहुत ही अच्छे से कर ले। पूरा एनसीईआरटी मैं आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में करवाती हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी मेन बुक है जो सीबीएसई क्वेश्चंस पूछती है, वो जो है एनसीईआरटी से ही सीटेट में क्वेश्चन पूछती है। और जो कैंडिडेट एसएसटी जितने भी मतलब 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर करते हैं ना, आप लोगों को बता दूं वो 50+ तो स्कोर करते ही करते हैं। और उसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से आते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको करना है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस के तौर पर, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपने जो जो बुक पढ़ी है, जो चैप्टर्स पढ़े हैं, वो आपके क्लियर हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। अगर अच्छे से एनसीईआरटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी आपको एकदम टू दी पॉइंट्स में करवा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं करना एसएसटी में पेपर 2, जिनका एसएसटी है एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप सीटेट का पेपर पहली बार देने जा रहे हैं और चाहते हैं एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम से जो है पढ़ सकें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दी है, तो साथ में हम चैप्टर भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम चैप्टर करने वाले हैं, इसमें जो है मैं आप लोगों को क्या क्या करवाऊंगी वो देख लीजिए। 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक क्या परिवर्तन हुए, विदेशी ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में क्या परिवर्तन देखने को मिले, अभिलेखागार पांडुलिपि के बारे में देखेंगे, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन क्या हुए उसके बारे में देखेंगे। ज़्यादातर इस चैप्टर में जो है बताया गया है कि हम आने वाले चैप्टर में जो है क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो जो है मैंने आपको यहाँ से जो है बता दिया कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो है बहुत चैप्टर देखेंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यही बताया कि आगे आने वाले सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ना है, वही सब चीज़ें जो है दे रखी हैं। ठीक है, तो जितना भी टू दी पॉइंट्स में चीज़ें हम जो है उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए, अरब भूगोलवेत्ता अरब भूगोलवेत्ता जो अल इद्रीसी, ये इद्रीसी होगा, इद्रीसी, ठीक है, इद्रीसी है भूगोल अलवेत्ता जो अल इद्रीसी ने 1151 में जो है दुनिया के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया था। तो पहली बार भारत की स्थिति को मानचित्र में किसने दर्शाया था, तो अल इद्रीसी ने दर्शाया था। और ये कहाँ के थे, अरब के थे। लेकिन दूसरी बार भारतीय उपमहाद्वीप को स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, फ्रांसीसी के एक मानचित्रकार थे, कौन थे वे, देखो ये गलत लिखा हुआ है, ग्विलोम द लिस्ले, 1720 में जो है विश्व के नक्शे में इन्होंने दिखाया था। ठीक है, ये जो है एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, ग्विलोम द लिस्ले, जिन्होंने कि 1720 में विश्व के नक्शे में दिखाया था। और ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये तो आपका अरबी में लिखा हुआ है, और अल इद्रीसी ने जो है 1151 में भारत की स्थिति को दिखाया था। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे 1700 से 1750 ईस्वी में जो परिवर्तन क्या देखने को मिले थे। तो सबसे पहले अगर हम शब्दावली की बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन भाषा में आया था। ठीक है, शब्दावली, भाषा में परिवर्तन क्या, समय के साथ साथ जो है ना विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों में और अर्थों में बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान, अगर मान लो कि आज जिस हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक भारत में जो करते हैं, आज हम जिस आधुनिक भारत में जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है भारत। ठीक है, भारत से लेते हैं। लेकिन यही बात अगर मैं बात करूँ कि 13वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे, मिन्हाज ए सिराज, याद ना होगा, मिन्हाज ए सिराज कौन थे, फ्रांसीसी इतिहासकार थे। और इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग किया था वो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, मिन्हाज ए सिराज जो है ये एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे, और इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग किया था, इन्होंने 3 जगहों, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना के बीच जो स्थित क्षेत्र है उसके लिए जो है इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था,
13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो है आधुनिक भारत में जो है हम हिंदुस्तान को भारत के नाम से जानते हैं। यही बात अगर हम 16वीं शताब्दी की करें तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो है प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13वीं शताब्दी में जो है मिन्हाज सिराज ने जो है अलग बात कही, वहीं 16वीं शताब्दी में जो है 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के जो निवास की संस्कृति का वर्णन जो है करने के लिए जो है किया था बाबर ने। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विदेशी। तो विदेशी शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? आज हम लोग विदेशी शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो दूसरे देश से आए लोग होते हैं उसके जो है विदेशी शब्द का, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज इसका अर्थ जो है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो वो क्या होगा? विदेशी, राइट। लेकिन मध्य युग में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में भी कोई व्यक्ति जाता था ना तो वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, बस उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो वो। ठीक है, तो मध्य युग में जो है किसी भी गांव से आने वाला कोई भी जो अनजान व्यक्ति को जो है उस समाज का जो संस्कृति का अंग ना हो वो क्या कहलाता था? विदेशी। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये आया भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है। ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो इस कालखंड में ऐतिहासिक स्रोतों में जैसे कि ऐतिहासिक स्रोत क्या हो सकते हैं? पहले के बारे में जो इतिहासकारों ने जो चीज़ों का अध्ययन करके चीज़ें लिखी हैं वो किससे लिखी हैं? तो ऐतिहासिक स्रोत या तो सिक्के हो सकते हैं कि पहले के सिक्के किस टाइप के सिक्के होते थे उससे अंदाज़ा लगाया। जो अभिलेख थे, लोगों ने जो अभिलेख लिखे थे, ठीक है, स्थापत्य कला जो स्थापत्य भवन निर्माण जो कला थी, स्थापत्य जो भवन बने थे उसमें किस प्रकार की जो है कला की प्रयोग किया गया था, किस प्रकार की चीज़ें बनाई गई थी, तो उससे जो है हमारा वो भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। अभिलेख भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। लिखित सामग्री की जो संख्या है और विविधता जो है बढ़ गई थी। ठीक है, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब करों और के खाते इत्यादि कागजों पर जो है क्या करने लगे थे? लिखने लगे थे। तो लिखित सामग्री की जो संख्या डे बाय डे जो है बढ़ती गई। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्रोत का जो है क्या बना? ऐतिहासिक स्रोत में जो है इस तरीके से जो परिवर्तन देखने को मिला। एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, आगे देखते हैं। देखिए, जो धनी व्यक्ति होते थे ना, जैसे शासक जन, मठ या मंदिर से ये लोग पांडुलिपि एकत्रित क्या करते थे? जो धनी व्यक्ति थे, शासक जन, मठ, ये लोग जो है मठ और मंदिर से क्या एकत्रित करते थे? पांडुलिपियों को एकत्रित करते थे। पांडुलिपियों को जो है कहाँ पे रखा जाता था? पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, तो जो पांडुलिपियाँ थीं उनको पुस्तकालयों में रखा जाता था और अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब अभिलेखागार क्या होता था? तो अभिलेखागार जो है ऐसे स्थान को कहा जाता था जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को जो है संग्रहित करके रखा जाता था। तो अभिलेखागार कई बार पूछा जाता है। पांडुलिपि क्या होती है ये भी पूछा जाता है। कहाँ पे रखा जाता था ये भी आ सकता है क्वेश्चन। कई बार पूछा गया है कि अभिलेखागार क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एक मिनट। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन। तो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो देखिए, नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन क्या देखने को मिले? तो समय के साथ जो है नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कटाई में चरखे का प्रयोग किया जाने लगा, युद्ध में जो है अग्नास्त्रों मतलब बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा, इन सब का जो है इस्तेमाल होने लगा था। तो आप लोगों को बताऊं कि नई प्रौद्योगिकी की वजह से जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग, कटाई में चरखे का प्रयोग, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा पैदावार में वृद्धि भी हुई थी। युद्ध में अग्नास्त्रों की जगह पे बारूद का हथियार, तो वो एक अलग ही लेवल का था। तो ये जो है परिवर्तन सब देखने को समय के साथ जो है मिले। आगे देखते हैं खान पान में बदलाव। एक मिनट। तो खान पान में क्या बदलाव है कि लोग जो है आलू, मक्का, मिर्च, चाय जैसे कॉफ़ी में जो है पीने लगे। इन सब चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। राजपूत का उदय हुआ, साथ ही मराठा, सिख, जाट, कायस्थ आदि समूहों का जो महत्व है राजनीतिक रूप से जो है बढ़ गया। क्या हो गया? ये बढ़ गया। तो राजपूतों का जो है उदय हुआ, साथ ही मराठा, सिख, जाट जो थे, इस प्रकार के लोग जो इनका जो इन समूह था, इनका जो है एक राजनीतिक रूप से जो है ये क्या हो गए? बढ़ गए। किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में जो है बढ़ गए थे, जिन्हें आर्थिक आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया था। मतलब जो किसान थे और समुदाय के लोग थे वो जो है बढ़ गए थे, क्योंकि इनको जो है इनकी आर्थिक स्थिति पे जो है बांट दिया गया
कोई किसी के पास जो है अधिक खेत है तो वो उच्च किसान हो जाता था, ठीक है। मतलब समुदाय के आधार पर जो है इन लोगों को बांट दिया गया, तो ऊंच नीच में बांट दिया गया, परंतु जाति व्यवस्था अस्थायी नहीं थी। मतलब कि जाति व्यवस्था अस्थायी नहीं थी, सत्ता प्रभाव एवं संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर जो है बदलते रहते थे। तो याद रखिएगा, जाति व्यवस्था जो है वो अस्थायी नहीं थी। आगे हम बात करते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या देखने को मिले। तो किसी भी दैविक तत्व में आस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे, ठीक है। अगर बात करें तो नए नए जो देवी देवताओं की पूजा है, मंदिरों का निर्माण हुआ, ब्राह्मणों का धन संरक्षक के रूप में महत्व बढ़ा, देवी देवताओं के रूप में जन साधारण तक भक्ति तक पहुंच हुई, नए धर्म जैसे इस्लाम का आगमन हुआ, इन सब का जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन इन सब में देखने को मिला। अब आपको सोच रहे होंगे ना कि ये सब चैप्टर में क्यों बताया गया। जो पहला चैप्टर है ना, एक इंट्रोडक्शन बेस्ड है, ठीक है। इसमें बताया गया है आने वाले चैप्टर में जो है आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसे नहीं, जो मेन क्वेश्चन था जैसे कि विदेशी हो गया, अभिलेखाकार हो गया, ठीक है। तो इनसे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मिन्हाज सिराज ने क्या कहा था, 16वीं सदी में जब जो बाबर ने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कैसे किया, ये क्वेश्चन आए हैं। लेकिन बाकी जो ये मैं बता रही हूँ ना, धार्मिक परिवर्तन, इसको जो है आगे आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए आगे जो है, सिया पैगंबर साहब के दामाद जो है अली को अपना नेता मानते थे, सुन्नी या खलीफाओं को मानते थे। याद रखिएगा, जो सुन्नी थे वो खलीफाओं को मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में जो है इस धर्म के नेतृत्व करने वाला जो है क्या कहलाता था, खलीफा कहलाता था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। याद रखिएगा, जो धार्मिक परिवर्तन के बारे में मैंने बताया, ये जो है आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से एकदम टू दी पॉइंट्स में जो जो चीज़ें मेन थी मैंने आपको पूरा पॉइंट वाइज जो है निकाल कर आप लोगों को समझा दिया। और अगर आप लोग जो है आगे के चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एकदम समझते हुए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर चाहते हैं तो पूरा मटेरियल आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। जो भी चीज़ें मैं भेजती हूँ पूरा टेलीग्राम पे भेजती हूँ, बस जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर भी जो है 1-2 दिन में जो है मैं भेज देती हूँ। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं आ रहा है नोट्स, लेकिन मैं एक दिन बैठती हूँ और एक ही दिन जो है पूरा लगा के भेज देती हूँ, ठीक है। तो कई बार जो है लेट भी हो जाता है, लेकिन टॉपिक जो है मैं डेली जो करवाऊंगी उसको देखिएगा। अगर समझ गए ना तो अपना इन शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर नोट्स नहीं तैयार कर सकते तो समझ लीजिए, आप लोगों को टेलीग्राम से जो है पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑल दी बेस्ट। बस एक सही डायरेक्शन में पढ़ते रहिए। हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, इसलिए आप प्रैक्टिस पे जो है हमें ध्यान देना है। उसके लिए जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, चाहे आपका CTET पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 हो, ठीक है। हमारी जो अभी क्लासेस चल रही हैं EVS CDP और SST की जो है क्लासेस पूरा अच्छे तरीके से चल रही है, और हिंदी, ठीक है। आने वाले हिंदी की जो है किस तरीके से इसका पैराग्राफ सॉल्व करना है वो जल्दी एक क्लास आने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास होगी, जिसमें कि आप कम समय में ज़्यादा किस तरीके से जो है बहुत ही कम टाइम में जो है पैराग्राफ सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में जो है मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।